हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। वो कौन से वाक्य होते हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। इसके लिए आपको पहले ये एग्जाम्पल समझना है। यहां पर एक हिंदी वाक्य दे रखा है, मैं यह मूवी देख चुका हूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाक्य ऐसे भी हो सकता है, मैंने यह मूवी देख ली होगी, ऐसा भी हो सकता था। तो जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके हैं होंगे, ऐसे शब्द आते हैं मुख्य क्रिया के साथ, ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ले सकते हैं। राइट। अब जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इन वाक्यों को, इनकी जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो बेसिक रूल्स हमें फॉलो करने हैं जो हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं। जितना ज्यादा आप स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, जितना ज्यादा रूल्स को आप समझेंगे, उतना ही आपके लिए हिंदी से इंग्लिश बनाना आसान हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या होता है, हमें अपने हिंदी वाक्य में यह पता लगाना है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। सब्जेक्ट में है। बहुत सारे विद्यार्थी जब मैं लिखते हैं हिंदी शब्द में तो इसको में लिख देते हैं। होना चाहिए मैं इस तरीके से, ऐसे लिखना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट ये भी सोचते होंगे कि इनमें कोई बड़ा डिफरेंस तो है नहीं। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ग्रामर के नजरिए से तो बहुत बड़ा फर्क है। ये जो वर्ड है में, इसकी इंग्लिश होगी इन, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस में आएगा? प्रीपोजिशन में। PREPOSITION। प्रीपोजिशन क्या है? जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो आप, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो, जिनके नाम है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजंक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने जरूर पढ़े होंगे अपनी किसी ना किसी ग्रामर की बुक में। उनमें से एक, इन 8 में से यह है प्रीपोजिशन। तो ये जो में है जिसकी इंग्लिश इन होती है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? प्रीपोजिशन। और ये जो मैं है जिसकी इंग्लिश होती है आई, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है? ये आता है प्रोनाउन में। तो ये दोनों ही शब्द बिल्कुल अलग अलग हैं ग्रामर के नजरिए से। दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है। ये प्रीपोजिशन है और ये प्रोनाउन है। अब ये देखिए कैसे हिंदी वाक्य में आ सकता है। कमरे में एक बिल्ली है, ठीक है। राहुल ऑफिस में है। इस बक्से के अंदर एक पेन है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पेन बक्से में है। तो ये मैं इस तरीके से यूज होगा। लेकिन ये मैं जो है, इसको आप कैसे ले सकते हैं वाक्य में? मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं अपना काम कर चुका हूंगा, मैं खाना खा चुका हूंगा, मैं अपनी बहन को पढ़ा चुका हूंगा, मैं अपने भाई की मदद कर चुका हूंगा, मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीख चुका हूंगा। तो मैं और मैं ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनकी इंग्लिश भी अलग है। तो ये ध्यान रखें, आगे से इसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो वो सेंटेंस था, मैं यह मूवी देख चुका हूंगा, तो हमने इसमें SOV पता लगा लिया। और इस हिंदी वाक्य में अगर कोई आपसे पूछता है कि इसमें वर्ब बताइए, तो आपको वर्ब में क्या बताना? देख चुका हूंगा। ये पूरा जो यूनिट है ये वर्ब में आएगा, जिसमें 3 शब्द आ रहे हैं, देख चुका हूंगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे? यह है मूवी। सिर्फ आपको मूवी नहीं बताना, उसके साथ जो भी डिटरमाइनर दे रखा है, जो शब्द दे रखा है, वो ऑब्जेक्ट में ही आएगा। और सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी आई। अब इंग्लिश वाक्य सेंटेंस क्या है इसका, इस हिंदी वाक्य का? आई शैल हैव वॉच्ड दिस मूवी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। और आपको वर्ब क्या बताना है? शैल हैव वॉच्ड। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं वर्ब का मतलब केवल मेन वर्ब। तो जब कोई ऐसा स्टेटमेंट उनके सामने होता है और टीचर उनसे पूछते हैं बताइए इसमें वर्ब क्या है, तो वो जवाब देते हैं सर वॉच्ड।
तो ये रॉन्ग आंसर है। आप जब वर्ब बताएंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब वो पूरा यूनिट बताएंगे आप। तो इसमें वर्ब क्या है, शैल हैव वॉच्ड। ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है आपसे तो सिर्फ आपको मूवी नहीं बताना, उसके साथ जो भी डिटरमाइनर आ रहा है वो उसके साथ बोला जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस मूवी। क्लियर। अब मेन वर्ब्स की बात करते हैं। मेन वर्ब की केवल और केवल थर्ड फॉर्म आती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, कुछ भी हो, हर सब्जेक्ट के साथ आपको थर्ड फॉर्म का यूज होता है इस टेंस के अंदर, राइट। और एक बात यह भी है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हम वर्ब के अंदर सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं कि सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, ये जो कॉन्सेप्ट है ये केवल फर्स्ट फॉर्म में आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यानी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी के अंदर ये नंबर वाला फैक्टर चलता है कि वर्ब सिंगुलर है या वर्ब प्लूरल है। जैसे मैं इस समय लिख रहा हूं तो लिखना इंग्लिश में क्या हो गया, राइट। तो राइट, WRITE, इसमें अगर मैं एस लगा दूं तो ये फॉर्म क्या हो गई, सिंगुलर। और अगर मैं एस हटा देता हूं WRITE तो ये वाली फॉर्म क्या है, ये प्लूरल है। दोनों ही ये फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ऐसे ES फॉर्म जो होती है ये सिंगुलर होती है और जो विदाउट SES होती है ये प्लूरल होती है। इसको रूट फॉर्म भी कहते हैं, बेस फॉर्म भी कहते हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म के अंदर जो प्लूरल फॉर्म होती है उसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। और ये इस बेस फॉर्म की ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म। तो प्लूरल फॉर्म बेस फॉर्म होती है। SIS लगाने से वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर। तो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये बताना था कि ये जो सिंगुलर प्लूरल वाला मैटर है ये केवल फर्स्ट फॉर्म में ही चलता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर या थर्ड फॉर्म के अंदर या फिर फोर्थ फॉर्म जिसको आप ING फॉर्म भी कहते हैं, इसके अंदर ये सिंगुलर प्लूरल का मैटर नहीं होता। क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ऑक्सिलरी, तो ऑक्सिलरी को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसमें ऑक्सिलरी विल सेल है। पूरे फ्यूचर के अंदर आपको विल सेल का यूज करना होता है, लेकिन यहां पे विल सेल के साथ आपको हैव का यूज करना है। इससे पिछले वाले टॉपिक में जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसमें हम विल सेल के बाद क्या ले रहे थे, बी, और यहां पे विल सेल के बाद क्या लेना है, हैव। हैज नहीं आएगा, ध्यान रखें, कहीं आप इसमें कंफ्यूज हो जाए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लेना है, प्लूरल है तो हैव लेना है। नहीं, फ्यूचर के टॉपिक में फ्यूचर का कोई सा भी मतलब टेंस हो, इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, केवल हैव का यूज होगा, इसमें हैज नहीं आएगा। विल सेल के बाद हैव ही लेना है, चाहे कैसा भी सब्जेक्ट हो। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। अफर्मेटिव वाक्य कौन से होते हैं, जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होता और नहीं जैसा कोई शब्द नहीं होता। उदाहरण देखते हैं। एक मैं यह मूवी देख चुका हूंगा, मैं अपना उपन्यास पूरा कर चुका हूंगा, मैंने अपना खाना खा लिया होगा, ऐसे शब्द भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% चुका हूंगा, चुकी होगी, ऐसे ही आएंगे। ऐसा भी कुछ हो सकता है जैसा वाक्य मैंने अभी आपको दिया, मैंने यह मूवी 2 बार देख ली होगी। ओके, ऐसे भी हो सकते हैं। तो ऐसे वाक्य किसमें आते हैं, अफर्मेटिव में। हम अंग्रेजी सीख चुके होंगे, मान लीजिए ये वाक्य है, तो इंग्लिश कैसे बनेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट वी और वी के साथ शैल, वी शैल, और शैल के साथ क्या लेना है आपको, हैव। वी शैल हैव, थर्ड फॉर्म लर्न इंग्लिश। कुछ वर्ब की फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो डबल होती हैं, तो जो लर्न है उसकी थर्ड फॉर्म भी डबल है। एक तो LEARNT और LEARNED, लर्नड। ओके, तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव वाक्य कौन से होते हैं, जिनमें नहीं शब्द आएगा। राहुल खाना नहीं खा चुका होगा, पिताजी ऑफिस नहीं पहुंच चुके होंगे, आप यह चैप्टर पूरा नहीं कर चुके होंगे, हम आपकी बात नहीं सुन चुके होंगे, सर अपना वीडियो अपलोड नहीं कर चुके होंगे। ऐसे वाक्य नेगेटिव में आते हैं।
अब मान लीजिए हम एक वाक्य लेते हैं, मेरी बहन विद्यालय नहीं पहुंच चुकी होगी। इसको इंग्लिश में कैसे बनाना है? माई सिस्टर सब्जेक्ट विल नॉट हैव रीच्ड स्कूल। अपने विद्यालय है तो हर स्कूल। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव्स की। हम कितने इंटरोगेटिव पढ़ाते हैं आपको? 4, राइट? I1, I1N, I2 और I2N। I1 जिसमें क्या आता है? क्या आप यह सवाल कर चुके होंगे? क्या आप ऑफिस पहुंच चुके होंगे? क्या मैं यह कहानी पढ़ चुका हूंगा? ऐसे वाक्य इसमें आ सकते हैं। क्या वे फुटबॉल खेल चुके होंगे? क्या भारत मैच जीत चुका होगा? मान लीजिए यही वाक्य लेते हैं हम, क्या भारत मैच जीत चुका होगा? विल भारत, हम इंडिया भी लिख सकते हैं, विल इंडिया हैव वॉन द मैच? I1N, I1N यानी जिनमें क्या भी आएगा नहीं भी आएगा। क्या मोहन खाना नहीं खा चुका होगा? क्या आप अपना गृह कार्य नहीं कर चुके होंगे? क्या सर कक्षा में नहीं पहुंच चुके होंगे? क्या मेरा भाई बाजार नहीं जा चुका होगा? अब मान लीजिए यही वाक्य हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, क्या मेरा भाई बाजार नहीं जा चुका होगा। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल, सब्जेक्ट के अनुसार। तो मेरा भाई के साथ क्या आएगा? विल माई ब्रदर नॉट हैव रीच्ड द मार्केट। अब देखिए I2 का मतलब है क्वेश्चन वर्ड तो आएगा लेकिन मिडिल में। मेरा भाई कौन सा उपन्यास पढ़ चुका होगा? आप उसे क्या समझा चुके होंगे? राहुल मोहन से बात क्यों कर चुका होगा? अजय विजय को क्या बता चुका होगा? क्या आ सकता है मिडिल में? कहीं आप सोचते हो क्या केवल स्टार्टिंग में आता है? स्टार्टिंग में आएगा क्या तो वो I1 हो जाएगा, लेकिन क्या कई बार मिडिल में भी आ सकता है। तो ऐसे वाक्य जैसे मान लीजिए राहुल कौन सी उपन्यास पढ़ चुका होगा, कौन सा उपन्यास पढ़ चुका होगा, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? विच नोवेल। हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि कौन सा कौन सी, इसके लिए आपको विच लेना है और पूरा वर्ड कौन सी उपन्यास ये एक साथ आएगा, ये पूरा ही क्वेश्चन वर्ड माना जाएगा। कहीं आप केवल विच लेके आगे बढ़ जाएं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा ही हाउ मेनी के साथ है, ऐसा ही हाउ मच के साथ है। कितना दूध, तो हाउ मच के साथ आपको मिल्क लेना है क्वेश्चन वर्ड में। कितने पेन, हाउ मेनी के साथ पेन लेना है, हाउ मेनी पेन, ये पूरा ही क्वेश्चन वर्ड माना जाएगा। आपको सिंगल नहीं लिखना है क्वेश्चन वर्ड को। तो राहुल कौन सा उपन्यास पढ़ चुका होगा, तो विच नोवेल विल राहुल हैव रेड, राइट। अभी मैंने बोला विच नोवेल राहुल विल हैव रेड, तो यहां मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो वर्ब होती है रीड, जिसका हिंदी सेंस क्या है? पढ़ना, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। ये रीड जो है ये इसका फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म दो होते हैं, प्लूरल सिंगुलर। तो बेस फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है, तो रीड क्या है? प्लूरल, यानी कि बेस फॉर्म है। इसका सिंगुलर क्या हो गया? रीड्स, READS, लेकिन है ये भी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये कौन सा है? सिंगुलर। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या है? स्पेलिंग तो इसकी READ यही है जो कि फर्स्ट फॉर्म में थी, लेकिन इसको प्रोनाउंशिएट कैसे किया जाता है? इसका उच्चारण क्या रखा जाता है? रेड। इसको आप कैसे रीड करोगे? लिखोगे READ लेकिन बोलोगे रेड। तो इस रेड का मतलब कहीं आप ये मत समझ बैठना, कहीं आप ये लिख दो, ये रेड क्या है? ये कलर है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे सर कलर की स्पेलिंग तो हमने ये भी पढ़ी है, COLOR। बिल्कुल, दोनों ही स्पेलिंग राइट हैं। कहीं आप ये सोचें कि ये वाली रॉन्ग है, ये राइट है, या ये राइट है, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, दोनों स्पेलिंग राइट हैं। तो इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां डबल स्पेलिंग एग्जिस्ट करती हैं, दो दो स्पेलिंग पाई जाती हैं, और इस पर भी हमने एक वीडियो डाला हुआ है जहां पर हमने उन वर्ड्स की लिस्ट दी है जिनकी डबल स्पेलिंग है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं।
इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। वरना कई बार क्या होता है, आप ये सोचते हैं कि ये वाली राइट है और ये वाली रॉन्ग है, और अपनी राइट स्पेलिंग को भी रॉन्ग कर देते हैं, बल्कि वो भी राइट थी। तो कलर की दोनों स्पेलिंग राइट है, लेकिन फिर भी आपको ये वाली स्पेलिंग पर ज्यादा फोकस करना है, COLOUR, राइट। तो ये जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें ये वाली इंग्लिश चलती है, और हमारे यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश ही चलती है एग्जाम्स में। तो आप ये वाली इंग्लिश COLOR जो कि अमेरिकन इंग्लिश है, इसको स्पोकन में तो ओके, क्योंकि स्पोकन में आपको स्पेलिंग से मतलब नहीं होता, लेकिन रिटन में आपको ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करना है। तो अभी हम क्या बता रहे थे कि रीड लिखा जाएगा सेकंड फॉर्म में, लेकिन उसको साउंड दिया जाएगा रेड, जिसका मतलब आप ये ना समझ बैठे। तो ये सेकंड फॉर्म है, राइट। ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड। ऐसे इसकी जो थर्ड फॉर्म है उसमें भी यही है कि आप रीड लिखेंगे, लेकिन उसका भी साउंड क्या है? रेड। और इसकी फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म क्या होगी? रीडिंग, READING। ये फोर्थ फॉर्म है जिसको आप ING फॉर्म भी बोलते हैं। तो ग्रामर में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें थोड़ा ट्विस्ट है, और जब कभी वो वर्ड सामने आए तो हमें एग्जाम्पल लेकर के उस चीज को समझ लेना चाहिए। पता नहीं कहां किस क्वेश्चन में वो ट्विस्ट आपको परेशान कर दे। तो रीड, रेड, रेड, ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मसला है। और कहीं कोई डाउट हो तो आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे हम यहां पे आपको बता रहे थे कि I2 के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, I2 और I2N में, कि क्वेश्चन वर्ड के साथ उनका ऑब्जेक्ट भी आएगा, खासतौर से हाउ मेनी, हाउ मच और विच के केस में। तो राहुल कौन सा उपन्यास पढ़ रहा होगा? मान लीजिए ये वाक्य ले लेते हैं, तो विच नोवेल विल राहुल बी, सॉरी, राहुल कौन सा उपन्यास पढ़ चुका होगा? विच नोवेल विल राहुल हैव रेड, राइट। अब मान लीजिए I2N में है तो ये वाक्य ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए हिंदी वाक्य को देखते हैं क्या होगा। राहुल कौन सा उपन्यास नहीं पढ़ चुका होगा? विच नोवेल विल राहुल हैव, सॉरी, विच नोवेल विल राहुल नॉट हैव रेड। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में। अब हम एक बार एक ही सेंटेंस को आपको रोटेट करके दिखा देते हैं। अफर्मेटिव, राहुल उपन्यास पढ़ चुका होगा। राहुल विल हैव रेड द नोवेल। रेड द नहीं, यहां पे ए लेना आपको। राहुल विल हैव रेड अ नोवेल। राहुल उपन्यास नहीं पढ़ चुका होगा। राहुल विल नॉट हैव रेड ए नोवेल। I1, क्या राहुल उपन्यास पढ़ चुका होगा? विल राहुल हैव रेड अ नोवेल। I1N, क्या राहुल उपन्यास नहीं पढ़ चुका होगा? विल राहुल नॉट हैव रेड अ नोवेल। I2, राहुल कौन सा उपन्यास पढ़ चुका होगा? विच नोवेल विल राहुल हैव रेड। I2N, राहुल कौन सा उपन्यास नहीं पढ़ चुका होगा? विच नोवेल विल राहुल नॉट हैव रेड। तो एक ही सेंटेंस को अगर हम इस तरीके से अलग अलग मोड में रोटेट करते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है स्ट्रक्चर को क्लियर करने में। अब आप अलग अलग तरह के हिंदी वाक्य लें, कम से कम हर एक मोड पर आप 3 सेंटेंस यानी 3 वाक्य लिखें, यानी 3 इसके 3 इसके, तो आपके सामने 6 मोड हैं। तो 3 6 जा 18, 18 वाक्य हो गए। हर मोड पे आपको कम से कम 3 वाक्य लेने हैं, और फिर उसको आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि कहीं स्ट्रक्चर्स में आपसे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और ये हिंदी से इंग्लिश में बनाने से पहले, ट्रांसलेट करने से पहले, आपको ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इस समय जो स्क्रीन पर स्ट्रक्चर आ रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, इनको आप, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको आप नोट करें। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इस समय आप देख रहे हैं, इनको आप नोट करें, इनको रिवाइज करें और 1-2 बार रिटन करके देखें, तो फिर सेंटेंस मेकिंग बहुत इजी हो जाएगी आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अगर इस क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसको लाइक करें वीडियो को, और अपने ऐसे फ्रेंड्स तक शेयर करें जिनके बारे में आपको लगता है कि उन्हें भी हेल्प की जरूरत है, जिनका इंग्लिश वीक है। और जब तक हम नया वीडियो अपलोड करते हैं, इस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, और वो टॉपिक होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, टिल देन, जय हिंद।